साल 1951 तक यानी 1951 तक मैरिलीन की खूबसूरती की चर्चा उस वक्त के मशहूर बेसबॉल प्लेयर जो डिमागियो तक भी पहुंची। उन्होंने मैरिलीन की कुछ तस्वीरें देखी और मैरिलीन को दिल दे बैठे, लेकिन करीब 1 साल तक उनकी मैरिलीन को डेट के लिए पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन अपने एक दोस्त की हेल्प से उन्होंने मैरिलीन तक अपनी बात पहुंचा ही दी। मैरिलीन ने भी उस वक्त देश के सबसे बड़े एथलीट के साथ डेट पर जाने को हामी भरी। पहले तो मैरिलीन डिमागियो से खास इंप्रेस नहीं थी, लेकिन पहली डेट के बाद उसे वो पसंद आ गए। धीरे धीरे उनकी मुलाकात प्यार में बदली और जनवरी 14, 1954 को उन दोनों ने सैन फ्रांसिस्को के सिटी हॉल में शादी कर ली। लेकिन ये खुशी मैरिलीन की जिंदगी में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी। मैरिलीन एक एम्बिशियस लेडी थी। वो इस शादी के बाद भी अपना काम जारी रखना चाहती थी। इसके उलट डिमागियो को एक हाउसवाइफ पत्नी की ख्वाहिश थी। उन्हें मैरिलीन का सेक्स सिंबल स्टेटस भी पसंद नहीं था। इस बात को लेकर के दोनों में दूरियां और नाराजगियां बढ़ने लगी। रही सही कसर मैरिलीन के कोरिया स्टेशन वाली परफॉर्मेंस ने पूरी कर दी। जनवरी 1954 में यानी कि 1954 में मर्लिन अपने पति डिमागियो के साथ हनीमून मनाने जापान जा रही थी। उनका प्लेन टोक्यो के लिए उड़ान भरने ही वाला था कि यूएस आर्मी का एक बड़ा अफसर उनके पास दौड़ता आया। ये अफसर थे मेजर जनरल चार्ल्स क्रिस्टेनबेरी। चार्ल्स ने उनसे पूछा, क्या आप कुछ दिनों के लिए कोरिया आकर अमेरिकन ट्रूप्स का उत्साह बढ़ा सकते हैं? डिमागियो ने जवाब दिया, मैं जरूर आता, लेकिन माफ कीजिए, मेरे पास फिलहाल इस ट्रिप के लिए वक्त नहीं है। मेरा सवाल आपसे नहीं, आपकी पत्नी से था मिस्टर डिमागियो। मेजर जनरल के इस जवाब पर डिमागियो कुछ देर के लिए सुन्न रह गए। वो कुछ जवाब दे पाते इसके पहले ही मैरिलीन बोल पड़ी, आई वुड लव टू डू इट। व्हाट डू यू थिंक जो? तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ये कहकर डिमागियो वहां से हट गए। मैरिलीन जानती थी कि डिमागियो उसकी इस योजना से खासे खुश नहीं है, लेकिन फिर भी अपने देश की आर्मी के लिए थोड़ा कुछ करने के इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहती थी। मैरिलीन इसके बाद कोरिया स्थित अमेरिकन मिलिट्री के बेस में गई, जहां उत्साहित 1 लाख सैनिकों की आर्मी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैरिलीन के लिए ये ट्रिप उनके जीवन की सबसे यादगार और ऐतिहासिक ट्रिप साबित हुई। इस ट्रिप के 8 महीने के बाद ही मैरिलीन और डिमागियो ने तलाक ले लिया। मैरिलीन ने ये तक आरोप लगाई कि डिमागियो उन्हें पीटते हैं। सितंबर 1954 में डिमागियो ने मैरिलीन की फिल्म की शूटिंग देखी, जिसको लेकर उन दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बाद मैरिलीन ने डिमागियो पर मेंटल क्रुएलिटी के आरोप लगाकर डिवोर्स फाइल कर दिया। दोनों के रास्ते जुदा हो गए, लेकिन किस्मत को शायद इस कहानी को और आगे ले जाना था। साल 1961 यानी कि 1961 में कुछ दोस्तों की हेल्प से दोनों फिर एक साथ आ गए। डिमागियो ने मैरिलीन को उसके एडिक्शंस और मेंटल हेल्थ इश्यूज से उभरने में मदद की, लेकिन अफसोस कि वे उसे बचा नहीं सके। बताया जाता है कि मैरिलीन की डेथ के बाद अगले 20 सालों तक वे हर सप्ताह में 3 बार उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जाया करते थे। मैरिलीन का एक्टिंग करियर तेजी से ऊपर जा रहा था। उसकी फैन लिस्ट में आम आदमी से लेकर के बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और फिल्म जगत की हस्तियां शामिल थी। मैरिलीन के एक ऐसे ही चाहने वाले थे, पुलित्जर प्राइज विनिंग प्ले राइट आर्थर मिलर। उनकी मैरिलीन की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी। तभी दोनों के बीच एक अलग से अट्रैक्शन बन गया था। लेकिन इसके बाद मैरिलीन ने डिमागियो से शादी कर ली थी और उधर मिलर भी शादीशुदा थे। लेकिन मैरिलीन और डिमागियो के तलाक के बाद सिचुएशन बदल गई थी। मैरिलीन और आर्थर एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। आर्थर की शादीशुदा जिंदगी भी कुछ बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। जल्द ही मिलर यानी कि आर्थर और उनकी पत्नी ने अलग होने का फैसला ले लिया। साल 1956 में ये तलाक भी हो गया। इसके बाद मैरिलीन और मिलर को एक होने से रोकने के लिए कोई भी वजह नहीं थी। जुलाई 1956 में मैरिलीन और मिलर ने शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता दोनों के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। दोनों को लगने लगा कि वे एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। दोनों में आए दिन झगड़े होने लगे। कई दिनों तक वे दोनों एक दूसरे से बिना बात किए रहने लगे। उसे लगता मानो मिलर से उसका मोह भंग हो गया है। एक दिन मैरिलीन के हाथ में मिलर की डायरी लगी, जिसे पढ़कर मैरिलीन अंदर से टूट गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसने मिलर की डायरी में पढ़ा कि मिलर उसे एक डिसअपॉइंटमेंट मानते हैं और खुद को मैरिलीन की वजह से एम्बैरेस्ड महसूस करते हैं। मिलर की ये शब्द उसके सीने में तीर की तरह आकर लगे।
वो कहते हैं ना कि कभी कभी तलवार के वार से ज्यादा शब्दों का वार ज्यादा घायल करता है। तलवार के घाव तो सिर्फ उस शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्दों के वार हमारे दिल पर वार करते हैं। तलवार के घाव तो शायद भर भी जाए, लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। वे दिल को अपमान और बदले की कड़वाहट के जहर से भर देते हैं। मैरिलीन और मिलर के बीच संबंध दिनों दिन खराब होते जा रहे थे। उनका रिश्ता एक नाजुक दौर पर आ गया था। रही सही कसर मिलर ने पूरी कर दी। उन दिनों वे फिल्म द मिसफिट्स का स्क्रीन प्ले लिख रहे थे और मैरिलीन इस फिल्म की एक्ट्रेस थी। मिलर ने इसका स्क्रीन प्ले कुछ इस तरीके से लिखा मानो वे मैरिलीन के लिए अपने दिल की कड़वाहट लिख रहे हो। मैरिलीन को भी इस बात को समझते जरा भी देर नहीं लगी। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने तलाक ले लिया। दोनों के बीच कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मिलर ने मैरिलीन का फ्यूनरल तक अटेंड नहीं किया था। एक रिश्ता जिसकी शुरुआत बहुत ही खूबसूरत हुई थी, वो खत्म भी एक बहुत ही दुखद मोड़ पर हुआ। लेकिन जल्द ही मैरिलीन की लाइफ में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जो शायद उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक था। कौन था वो शख्स, मैरिलीन और उसका क्या नाता था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सुनना होगा अगला एपिसोड।